तुम क्या क्या काम कर लेती हो? हरीश जी की बड़ी बेटी सुष्मिता ने उस काम वाली लड़की से पूछा। सुष्मिता उदयपुर से अपने बाबूजी का हालचाल जानने के लिए यहाँ आई थी। दोनों बेटियों की शादी हो जाने के बाद हरीश जी अकेले रह गए थे। बीबी 6 महीने पहले ही गुजर गई थी। बड़ा बेटा जोधपुर में सरकारी अफसर था। बाबूजी की देखभाल के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो दिन भर घर पर रह सके और घर के सारे काम निपटा सके। जी दीदी, सब काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा से लेकर खाना पकाने तक का काम कर लेती हूँ। लड़की ने आंखें मटकाते हुए कहा। किससे बातें कर रही हो सुष्मिता? हरीश जी अपनी थुलथुल तोंद पर लटके गीले जनेऊ को हाथों से घुमाते हुए बोले। वो अभी अभी नहाकर निकले थे। उनके अधनंगे शरीर से पानी टपक रहा था। एक लड़की है बाबूजी, घर के कामकाज के लिए आई है। कहो तो काम पर रख ले। सुष्मिता ने बाबूजी की तरफ देखते हुए पूछा। हरीश जी ने उस लड़की की तरफ देखा और सोचने लगे, भले घर की लग रही है, जरूर किसी मजबूरी में काम मांगने चली आई है। फिर भी आजकल घरों में जिस तरह चोरियां हो रही है, उसे देखते हुए पूरी जांच पड़ताल करके ही काम पर रखना चाहिए। बेटी, इससे पूछा कि यह किस जाति की है? हरीश जी ने थोड़ी देर बाद कहा। अरे किस जाति की है तू? सुष्मिता ने बाबूजी के सवाल को दोहराया। मुझे नहीं मालूम, माँ से पूछकर बता दूंगी। वैसे माँ ने मेरा नाम चंदा रखा है। वह लड़की हर सवाल का जवाब फुर्ती से दे रही थी। ठीक है, कल अपनी माँ को लेकर आना, सुष्मिता ने कहा। जी दीदी, मैं कल सुबह ही माँ को लेकर आऊंगी, चंदा ने कहा और तेजी से वहां से चल पड़ी। माँ, मुझे काम मिल गया है, खुशी से चीखते हुए चंदा अपनी माँ यशोदा से लिपट गई और बोली। बहुत अच्छी है सुष्मिता दीदी। चंदा को जन्म देने के बाद यशोदा अपने गांव को छोड़कर शहर में आ गई थी। चंदा को पालने पोसने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसे दूसरों के घरों की सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का काम करना पड़ा था। तब कहीं जाकर वह अपना और चंदा का पेट पाल सकी थी। जब यशोदा पेट से थी, तब से अपने गांव में उसे खूब ताने सुनने पड़े थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वह अपने पेट में खिले फूल को जन्म देने का इरादा कर बैठी थी। अरे यह किसका बीज अपने पेट में डाल आई है? बोलती क्यों नहीं करमजली? कम से कम बाप का नाम ही बता दे, ताकि हम बच्चे के हक के लिए लड़ सकें। यशोदा की माँ ने उसे बुरी तरह पीटते हुए पूछा। मार खाने के बाद भी यशोदा ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह आदमी पैसे वाला था। समाज में उसकी बहुत इज्जत थी, और फिर यशोदा के पास कोई सबूत भी तो नहीं था। वह किस मुंह से कहेगी कि वह शादीशुदा है, किसी के बच्चे का बाप है। एक तो हम गरीब, ऊपर से बिन ब्याही माँ का कलंक। हम किस किस को जवाब देंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे? यशोदा की माँ ने चीखते हुए कहा था। क्या सोचा है तूने, चलेगी सफाई कराने को? माँ ने उसकी चोटी मड़ोड़ते हुए पूछा था। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे तो तुम लोग मुझे जान से मार दो, पर जीते जी मैं इस बेकसूर की हत्या नहीं होने दूंगी। यशोदा ने रोते हुए अपनी माँ से कहा था। माँ की बातों से तंग आकर यशोदा उसे बिना बताए अपने नाना नानी के पास चली गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। यशोदा की बातें सुनकर नानी पिघल गई और गांव वालों के ताने को अनसुना कर उसका साथ देने को तैयार हो गई। यशोदा की माँ व नानी यह नहीं जान पाई कि आखिर वह चाहती क्या है, बच्चे को जन्म देने के पीछे उसका इरादा क्या था। माँ, चलना नहीं है क्या? सुबह हो गई, चंदा ने सुबह सुबह माँ को नींद से जगाते हुए कहा।
हाँ बेटी, चलना तो है, पहले तू तैयार हो जा, फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ। यह कहकर यशोदा झटपट तैयार होने लगी। सुस्मिता ने दरवाजा खोलकर उन दोनों को भीतर बुला लिया। हरीश जी अभी तक सो रहे थे। तो तुम हो चंदा की माँ? सुस्मिता ने यशोदा की ओर देखते हुए पूछा। जी मालकिन, हम ही हैं, यशोदा ने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी समझदार तो लगती है, वैसे घर का सारा काम कर लेती है ना? यशोदा ने फौरन जवाब दिया। बिल्कुल मालकिन, मैंने इसे सारा काम सिखा रखा है। तो ठीक है, रख लेते हैं। सारा दिन यहीं रहा करेगी, रात को भले ही अपने घर चली जाए। सुस्मिता ने चंदा को हर महीने 1000 रुपये देने की बात तय कर ली। कौन आया है बेटी? सुबह सुबह किससे बात कर रही हो? हरीश जी जम्हाई लेकर उठते हुए बोले। कोई नहीं बाबूजी, काम वाली लड़की आई है, उसी से बात कर रही हूँ, सुस्मिता ने जवाब दिया। हरीश जी बाहर निकले तो यशोदा के लंबा सा घूंघट निकालने पर सुस्मिता को अजीब सा लगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, यशोदा उठते हुए बोली। तो ठीक है, कल से भेज देना बेटी को। सुस्मिता ने बात पक्की करके चंदा को आने के लिए कह दिया। यशोदा ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह कीड़ा जो इतने सालों से उसके जहन में कुलबुला रहा था, उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। सुस्मिता को भी राहत मिली कि बाबूजी की देखभाल के लिए अच्छी लड़की मिल गई है। वह दूसरे दिन ही ससुराल लौट गई। तब हरीश जी ने अपनी रंगत दिखानी शुरू कर दी। ए छोकरी, जरा मेरे बदन की मालिश कर दे, सारा बदन दुख रहा है। हरीश जी ने बादाम के तेल की शीशी चंदा के हाथों में पकड़ाते हुए कहा। चंदा ने उनके उधड़े बदन पर तेल से मालिश करनी शुरू कर दी। तेरे गाल बहुत फूले फूले हैं, क्या खिलाती है तेरी माँ? हरीश जी ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए पूछा। माँ, तुम कहाँ हो? चंदा ने चीखकर आवाज दी। यशोदा वहीं थी। शर्म करो हरीश, यशोदा ने जोर से दरवाजा खोलते हुए कहा। अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म? बेटी है वो तेरी, हट वहां से, यशोदा बोलती रही। हाँ हरीश, वर्षों पहले जो कुकर्म तुमने मेरे साथ किया था, उसी का नतीजा है यह चंदा। तुमने सोचा होगा कि मैं चुपचाप बैठ गई होगी, पर मैं चुप नहीं बैठी थी। मैंने इसे जन्म देकर तुम तक पहुंचाया है। यह मेरी सोची समझी चाल थी, ताकि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी करतूत को अपनी आंखों से देख सके। हरीश एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए सब कुछ सुनता रहा। यशोदा ने बोलना बंद नहीं किया। हाँ हरीश, अब भी तुम्हारे सिर से वासना का भूत नहीं उतरा है, तो ले ले, तेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है, उतार दे इसकी भी इज्जत और पूरी कर ले अपनी हवस। मैं भी बरसों पहले तुम्हारी हवस का शिकार हुई थी। तब मैं इज्जत की खातिर कितना गिड़गिड़ाई थी, पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा था। मैं तभी जवाब देती, पर मालकिन ने मेरे पैर पकड़ लिए थे, इसलिए मैं चुप थी। यह तो अच्छा हुआ कि चंदा ने तुम्हारी नीयत के बारे में मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया। इस बार बाजी मेरे हाथ में है। क्या कहते हो हरीश? शोर मचाकर भीड़ में तुम्हारा तमाशा बनाऊं? यशोदा सुध-बुध खो बैठी थी और लगातार बोले जा रही थी। हरीश की अक्ल मानो जवाब दे गई थी। अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते देख वो छत की तरफ भागे और वहां से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।